हद हो गई। इस उम्र में भी यह कारनामा करना बाकी रह गया था। शर्म नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं बची। अब मैं अपना चेहरा बाहर कैसे दिखाऊंगा? हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? मेरे ऑफिस के दोस्त क्या सोचेंगे? एक पल में ही हमारी इज्जत का कचरा कर दिया। दिल में नफरत और चेहरे पर गुस्सा लिए आकाश जोर जोर से चिल्ला रहा था। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है। आखिर ऐसा क्या हो गया था जो आकाश इतना भड़क रहा था? दरअसल सुमन जी और प्रकाश जी, जो कि आकाश के माता पिता हैं, उनका एक और बच्चा इस दुनिया में आने वाला था। और इसी बात को सुनने के बाद से ही आकाश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आकाश और गरिमा की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। जब आकाश ने अपनी पत्नी गरिमा को यह खबर दी तो क्रोध के कारण आकाश का शरीर कांप रहा था। लेकिन गरिमा की समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें नाराज होने वाली क्या बात है, पर अपने पति के गुस्से के सामने वह कुछ न बोल सकी। गरिमा चुपचाप आकाश की बातें सुनती जा रही थी, परंतु उसके मन में एक प्रश्न कौंध रहा था कि इस सब से उनकी समाज में इज्जत क्यों खत्म हो जाएगी। गरिमा का पति आकाश अभी मात्र 24 वर्ष का है। उससे छोटी गरिमा की ननद है शीतल। गरिमा के सास ससुर की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी और उसकी सास की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। गरिमा अब तक यह समझने में असमर्थ थी कि उसका पति किस बात को लेकर नाराज है। अपनी सास के साथ उसे पूरी सहानुभूति थी। वह उससे पूछना चाहती थी कि उनका क्या खाने का दिल है, क्योंकि जब से वह इस घर में ब्याह कर आई थी उसकी सासू माँ ने उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखा था। उसकी पसंद और नापसंद का पूरा ख्याल रखती। गरिमा भी अपनी सासू माँ को बहुत पसंद करती थी, परंतु आज अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। शाम को गरिमा के ससुर चंद्र प्रकाश जी ने जब उन सभी को इस बारे में बात करने के लिए हॉल में बुलाया तो कोई भी उनकी बात सुनने के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं आया। चंद्र प्रकाश जी सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। अक्सर ऐसा हुआ करता था कि जब वे भी अपने बच्चों को बुलाते थे तो वे डर के कारण जल्दबाजी में तुरंत उनके सामने पहुंच जाते थे, क्योंकि वे थोड़ा डांट डपट कर बात करते थे, लेकिन दिल के बेहद नर्म हैं। वे एक बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। गरिमा के आने के बाद उनका उसके साथ इतना लगाव हो गया था कि अब तो उन्हें सुबह की चाय भी उसके बिना अच्छी नहीं लगती थी। वे उसे हमेशा बेटी कहकर बुलाते थे। चंद्र प्रकाश जी के बुलाने पर भी आकाश और शीतल दोनों में से कोई नहीं आया तो गरिमा खुद को ही दोषी महसूस कर रही थी कि पिता और माँ बात करने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे बुलाने के बावजूद भी उनकी बात तक सुनने नहीं आ रहे। आम दिनों में तो गरिमा अपनी सासू माँ और नंद शीतल के साथ मिलकर नाश्ता बनाया करती थी और आकाश के ऑफिस लौटकर आने के बाद सभी लोग हॉल में बैठकर खाना खाते और बातें करते। लेकिन आज सब कुछ बेकाबू हो रहा था। स्थिति को संभालने के उद्देश्य से जब गरिमा अपने पति के पास गई और कहने लगी, सुनिए, पिताजी ने आपको बुलाया था, क्या आप भूल गए हैं? गरिमा की बात सुनकर आकाश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और तमतमाते हुए बोला, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी और तुम मेरी पत्नी हो, जो मैं कहूँगा वही तुम करोगी। बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। गरिमा हैरान थी कि यदि वह आकाश की पत्नी है तो सास ससुर की तरफ से क्यों नहीं बोल सकती, परंतु नई थी, इसीलिए चुपचाप बैठ गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और गरिमा के ससुर चंद्र प्रकाश जी की आवाज़ आई, बेटा आकाश। परंतु आकाश ने कोई जवाब नहीं दिया, वह फेसबुक पर व्यस्त था। गरिमा ने दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर आने को कहा तो चंद्र प्रकाश जी बोले, नहीं बेटा, अभी नहीं, मैं और तुम्हारी माँ तुम लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं, हॉल में आ जाओ। ऐसा कहकर वे चले गए। शीतल को छोड़कर बाकी सभी लोग हॉल में पहुंच चुके थे। गरिमा ने उसे कई बार बुलाने की कोशिश की, परंतु उसने दरवाज़ा नहीं खोला और केवल इतना ही कहा कि प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, मैं अकेला रहना चाहती हूँ।
हॉल में चंद्रप्रकाश जी अपनी पत्नी के साथ सिर झुकाए बैठे थे। सामने आकाश बैठा था और गरिमा उसके पास ही जाकर खड़ी हो गई। सासू माँ का चेहरा देखा तो बहुत ही तकलीफ हुई। एक ही दिन में उनका सुंदर चेहरा मुरझा गया था। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। शायद बहुत रोई थी। आज वह पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली थी। उनकी हालत देखकर गरिमा को भी रोना आ रहा था। तभी आकाश ने कठोर स्वर में कहा, क्या कहना था आपको? जल्दी कहिए, मुझे काम है। आकाश ने कभी आज तक अपने पिताजी से इस लहजे में बात नहीं की थी। चंद्रप्रकाश जी ने तो खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, तुम लोग तो सब कुछ जानते ही हो। आकाश गुस्से में बोला, जी हाँ, जानते हैं। तो अब तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? हम आपको क्या कह सकते हैं पिताजी? आपने कुछ कहने लायक छोड़ा ही कहाँ है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि अब हम लोगों के बीच किस मुंह से जाएंगे। आप लोगों को तो कहीं जाने लायक नहीं छोड़ा। अपने पति की ये बात सुनकर गरिमा कभी उसकी ओर देखती तो कभी अपने सास ससुर की ओर देख रही थी। मानो उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी चंद्रप्रकाश जी बोले, क्या हमारे कारण तुम लोगों को बाहर निकलने में शर्म आ रही है? तभी आकाश ने ऊंचे स्वर में कहना शुरू किया, और नहीं तो क्या, मेरे अपने मित्र हैं, शीतल की सहेलियां हैं, गरिमा के मायके वाले हैं, वे सब लोग क्या सोचेंगे? सोचकर ही शर्म के कारण मेरा सिर झुका जा रहा है। बेटे को इस तरह की बातें करते देख सुमन जी की आंखों से आंसू बहने लगे। गरिमा ने झट से उन्हें अपने गले से लगा लिया। उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी, परंतु आकाश बोलता ही गया। यह सब कारनामे करने के बाद अब आप लोग हॉल में हम सभी को बुलाकर सभा बैठा रहे हैं। लेकिन पिताजी, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब मेरा आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं केवल अपने तरीके से जीऊँगा और आप अपने तरीके से। शीतल क्या करेगी वो खुद जाने। चंद्रप्रकाश जी की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उधर सुमन जी की आंखों से आंसुओं की धारा रुक नहीं रही थी। तभी चंद्रप्रकाश जी बोले, मतलब यह है कि तुम घर की रसोई बांटना चाहते हो। आकाश सुबह से उठकर खड़ा हुआ और बोला, मुझे इन औरतों वाली बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, परंतु मैं आपके साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, ना ही आपके साथ रहना चाहता हूँ। तभी चंद्रप्रकाश जी अपने आंसू पोंछते हुए बोले, तो ठीक है, यदि तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहते तो मैं और तुम्हारी माँ अपने गांव वाले मकान में चले जाते हैं। इतना एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं, पहले ही आप बहुत जग हंसाई कर चुके हैं। यह कहकर आकाश अपने कमरे में चला गया। इधर हॉल में बैठे दोनों माता पिता अपने बच्चों का व्यवहार देखते हुए अपराध बोध से ग्रस्त होते जा रहे थे। इसके बाद कई दिन बीत गए, परंतु घर में पहले जैसी रौनक नहीं थी। आकाश और शीतल दोनों भाई बहन अपने माता पिता से बात नहीं करते थे, केवल अपने कमरे तक ही सीमित रहते। यदि किसी कारण से उनका आमना सामना हो भी जाता तो वे दोनों अपने माता पिता को ही गुस्से और नफरत से देखते थे। ऐसी स्थिति में यदि कोई उनकी हालत को समझ पा रहा था तो वो केवल उनकी बहू गरिमा ही थी, जो उनका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती, उनके साथ हालचाल बांटती, अपनी सास के बालों में तेल लगा देती। परंतु गरिमा ने महसूस किया कि उसकी सासू माँ पहले जैसी चुस्त नहीं थी। गरिमा और चंद्रप्रकाश जी उन्हें खुश रखने की कोशिश करते, परंतु ज़्यादा सफल नहीं हो पा रहे थे। आकाश को यह कतई पसंद नहीं था कि गरिमा उसके माता पिता के लिए कुछ करे, इसीलिए उसके रहते हुए वह चाहकर भी उनके पास नहीं जा सकती थी। समय बीतते बीतते 7 महीने हो चुके थे। एक दिन अचानक सुमन जी की तबीयत बिगड़ने लगी। पैरों में सूजन आ गई थी, कुछ खा भी नहीं पा रही थी। उल्टियां होने के कारण शरीर इतना कमजोर हो गया था कि चल फिर भी नहीं पा रही थी। चंद्रप्रकाश जी को अपनी पत्नी की बहुत चिंता थी, इसीलिए वे बिना थके उनकी सेवा में लगे रहते। कभी तो अपनी पत्नी के पैर दबाते, कभी उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाते। उल्टी भी हो जाती तो वो साफ कर देते। उनका अपनी पत्नी के लिए प्यार देखकर गरिमा आश्चर्यचकित सी रह गई। परंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद आकाश और उसकी बहन शीतल का दिल बिल्कुल नापसीजा। एक दिन गरिमा के पास उसकी माँ का फोन आया और बोली
कि कुछ दिनों के लिए दामाद जी के साथ हमारे यहाँ रहने आ जाओ। गरिमा ने बड़ी हैरानी से कहा, ये क्या कह रही हो माँ? अपनी सासू माँ को ऐसी हालत में छोड़कर मैं कैसे आ सकती हूँ? गरिमा, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। अब तुम अपनी सास की सेवा करोगी? गरिमा, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। तुम अपनी सास की सेवा करोगी और उसके बाद उसके बच्चे को भी पालोगी। तुम्हारा अपना तो परिवार है, उसके बारे में भी तो सोचो। परंतु माँ, तुमने ही तो मुझे हमेशा समझाया कि मेरा ससुराल ही अब मेरा परिवार है, तो फिर आज ऐसी बातें क्यों? मुझे केवल इतना मालूम है कि आज मेरी सास को मेरी ज़रूरत है, तो मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी। इतना कहकर गरिमा ने माँ की कोई बात सुने बिना ही फ़ोन रख दिया। अक्सर आस पड़ोस वाले लोग उनकी हंसी उड़ाया करते थे। एक दिन बगल वाली आंटी ने गरिमा को देखते हुए कहा, एक बात तो बताओ बहू, क्या तुम्हारी सास का पाँव भारी है? तभी गरिमा ने अपने आप को शांत करते हुए कहा, सही सुना है आपने आंटी, इस उम्र में यह सब कारनामे। कहते हुए आंटी हंसने लगी। तो गरिमा ने उनकी ओर देखते हुए कहा, एक बात बताइए, इस उम्र में पति का प्यार कितनी पत्नियों को मिलता है? फिर मेरी सासू माँ तो इस मामले में बड़ी भाग्यशाली हुई। ऐसा कहते हुए गरिमा जाने लगी तो पीछे से आवाज आई, लगता है सासू माँ के प्यार का रंग कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है तुम पर। तभी उनके पास खड़ी एक और औरत ने कहा, यह दिन देखने को बाकी रह गए थे। गरिमा को उनकी बातें सुनकर गुस्सा चढ़ा, परंतु किसी बात का जवाब न देते हुए घर लौटना ही बेहतर समझा। आज बहुत तेज बरसात हो रही थी, तो गरिमा ने सोचा कि इस बरसात में गर्मा गर्म छोले पूरी सबको अच्छे लगेंगे। खास तौर पर उसकी सासू माँ और उसके पति आकाश के वह फेवरेट थे। आज गरिमा ठान चुकी थी कि वह परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ खाने की मेज पर बिठाकर खाना परोसेगी। आज आकाश और शीतल को भी सख्ती दिखाकर उन्हें उनके माता पिता के पास बैठाएगी। अभी वह यह सब सोच ही रही थी कि थोड़ी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई कि अचानक चंद्र प्रकाश जी रसोई घर में आए और बोले, बेटी हमारे कमरे में आना, तो लगता है तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। माँ को क्या हुआ पिताजी? कहते हुए गरिमा डरी सहमी उनके कमरे की ओर दौड़ी। देखा तो उनकी सासू माँ बिस्तर पर पड़ी हुई दर्द से कराह रही थी और जोर जोर से भगवान का नाम लेती जा रही थी। वह पसीने से पूरी भीग चुकी थी। डर के मारे गरिमा के हाथ पैर कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि इस मामले में उसे कोई अनुभव नहीं था। दौड़कर सासू माँ का हाथ पकड़ा और बोली, क्या बहुत तकलीफ हो रही है माँ? हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम अभी आपको अस्पताल लेकर जाते हैं। बस आप भगवान को याद करो। बेटा अभी के अभी आकाश को फोन करो, वह ऑफिस की गाड़ी से जल्दी आ जाएगा। चंद्र प्रकाश जी ने गरिमा से कहा तो गरिमा ने तुरंत मोबाइल उठाकर आकाश को फोन लगाया। बेल जाती रही, परंतु आकाश ने फोन नहीं उठाया। न जाने कितनी बार उसने फोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। घबराकर गरिमा ने शीतल के कमरे को खटखटाया। शीतल जल्दी आओ, माँ की हालत बिगड़ गई है। यह बात सुनकर शीतल बहुत डर गई और पूछा, क्या हुआ भाभी? परंतु गरिमा घबराहट में कुछ ना बोल पाई, बस इतना ही कह पाई कि माँ की तबीयत खराब है। तुम्हारे भैया को फोन किया तो उठा नहीं रहे। यह सुनते ही शीतल अपनी माँ के कमरे की ओर दौड़ पड़ी। देखा तो पिताजी उनके पैरों के तलवे की मालिश कर रहे थे और गरिमा को देखते ही बोले, आकाश ने क्या कहा बिटिया? क्या वह आ रहा है? नहीं पिताजी, वह फोन नहीं उठा रहे। तभी चंद्र प्रकाश जी बिना कुछ कहे जल्दी से अपना कुर्ता पहनकर बाहर निकल गए। कहाँ जा रहे हैं पिताजी? गरिमा ने पूछा। तो वह बोले, बेटा ऑटो रिक्शा ढूंढने जाता हूँ, तुम यहीं अपनी माँ का ख्याल रखो। लेकिन पिताजी बाहर तो तेज बारिश है। पर बेटी मेरे पास कोई और चारा नहीं है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी भीगी आंखें पोंछी और तेजी से बाहर निकल गए। इधर गरिमा और शीतल माँ का ख्याल रखने लगी। गरिमा ने देखा कि उसकी सासू माँ जोर जोर से कांप रही थी। तभी पास में बैठी शीतल रोने लगी। गरिमा ने उसके सिर पर प्यार भरा हाथ रखा तो उसने उसे तुरंत गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। भाभी, मैंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, परंतु आज मुझे उनकी यह हालत देखकर खुद से ही घृणा हो रही है। माँ की इस हालत की जिम्मेदार केवल मैं हूँ। भाभी, क्या वे हमें माफ़ कर देंगी? बताओ ना।
वह पहले की तरह स्वस्थ तो हो जाएंगी ना? तभी गरिमा बोली, भगवान सब ठीक करेंगे, तुम केवल उनसे प्रार्थना करो कि वह माँ को जल्दी से ठीक कर दें। इस समय सुमन जी ने शीतल को अपने पास बुलाया। शीतल एक छोटे बच्चे की तरह उनके पास अपना सिर रखकर रोने लगी। सुमन जी ने इस हालत में भी उसके सिर पर प्यार का हाथ रखकर थपथपाया। इधर गरिमा अपने पति को फिर से फोन लगा रही थी, परंतु फोन स्विच ऑफ जा रहा था। तभी गरिमा को ध्यान आया कि उसका मायका उसके ससुराल से ज्यादा दूर नहीं है। उसने तुरंत अपने मायके में फोन किया। माँ, भैया कहाँ हैं? मेरी सासू माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है, आप भैया को उनकी कार के साथ तुरंत भेज दो, अस्पताल लेकर जाना है। ये बात सुनकर उसकी माँ भी कुछ बेचैन हो गई। फिर कहा, लेकिन तुम्हारा भाई तो आज सुबह से ही अपनी कार से शहर के बाहर गया है। गरिमा की यह उम्मीद भी खत्म हो गई, परंतु तुरंत अपनी सासू माँ के पास दौड़कर कभी शीतल से बोली, भाभी, माँ की हालत बिगड़ती जा रही है। 10 मिनट में ही चंद्रप्रकाशी वापस लौट आए। आते ही कहा, क्या आकाश वापस आ गया? यह सुनते ही गरिमा ने अपना सिर झुका लिया। नहीं पिताजी, उनका फोन स्विच ऑफ है। गरिमा बेटी, मैं ऑटो लेकर आया हूँ, तुम लोग अपनी माँ को सहारा देते हुए सड़क तक लेकर आओ। सब लोग जैसे तैसे सुमन जी को ऑटो तक लेकर गए। चंद्रप्रकाश जी ऑटो ड्राइवर के पास बैठ गए और वे तीनों ऑटो में पीछे बैठे। चंद्रप्रकाश जी बार बार मुड़ मुड़कर सुमन जी की ओर देख रहे थे। उधर बारिश भी तेज होने लगी। आज न जाने उन्हें रास्ता इतना लंबा क्यों लग रहा था। करीब 20 मिनट के बाद जब अस्पताल पहुंचे तो उन्हें तुरंत आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया। गरिमा ने अपने ससुर जी को चिंतित देखते हुए उनका हाथ पकड़कर उन्हें कुर्सी पर बिठाया। उधर शीतल अपने पिता के गले लगकर रोने लगी। करीब आधे घंटे के बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि जल्दी से जल्दी सुमन जी का ऑपरेशन करना होगा। अगर तुरंत फैसला नहीं लिया तो जान को भी खतरा हो सकता है। यह सुनकर चंद्रप्रकाश जी एकदम खामोश कुर्सी पर ही बैठे रह गए। तभी गरिमा ने उन्हें संभालते हुए कहा, पिताजी, आप हिम्मत रखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ ठीक होगा। तभी चंद्रप्रकाश जी ने अपने आंसू पोंछे और उठकर खड़े हुए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको जो उचित लगे वह कीजिए, बस मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए। डॉक्टर ने केवल इतना ही कहा कि बच्चा प्रीमेच्योर है और हालत क्रिटिकल है, इसीलिए हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते, परंतु हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। चंद्रप्रकाश जी चुपचाप यह बात सुनते रहे। गरिमा अपने ससुर जी को लेकर काउंटर पर गई और सारी औपचारिकताएं पूरी करने लगी। घर से चलने से पहले उसने अपने पर्स में कुछ पैसे भी उठा लिए थे जो यहाँ काम आ गए। यह देखकर चंद्रप्रकाश जी ने उसके सिर पर प्यार भरा हाथ रखा और बोले, बेटी, तुम्हारा मुझ पर इतना कर्ज है जिसे मैं कभी नहीं चुका सकता। तभी गरिमा बोली, पिताजी, आप मुझे बेटी भी कहते हैं और दूसरी तरफ अपने आप को मेरा कर्जदार भी कहते हैं। बस आप अपना हाथ मेरे सिर पर हमेशा रखिए, हमेशा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर चंद्रप्रकाश जी की आंखों से आंसुओं की 2 बूंद उनके गालों पर लुढ़क आईं। ऑपरेशन चल रहा था और सभी बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे। आकाश को फिर से फोन लगाने की कोशिश की, परंतु वह अभी तक स्विच ऑफ ही था। करीब 1 घंटे के बाद ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आया। बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। गरिमा और शीतल दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान को शुक्रिया कहा। लेकिन तभी चंद्रप्रकाश जी ने डॉक्टर से पूछा, मेरी पत्नी कैसी है? यह बात सुनकर डॉक्टर चुप रह गए। चंद्रप्रकाश जी डॉक्टर की चुप्पी से घबरा गए और बोले, कुछ तो बोलिए डॉक्टर साहब। तभी डॉक्टर ने धीरे से कहा कि उनकी हालत अभी क्रिटिकल है। इतना कहकर डॉक्टर चला गया। चंद्रप्रकाश जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं, कपकपाते हाथों से कुर्सी पर धम्म से बैठ गए। कुछ देर बाद नवजात बच्चे के रोने की आवाज सुनकर गरिमा उठ खड़ी हुई। तभी नर्स बच्चे को लेकर ऑपरेशन रूम से बाहर आई। गरिमा ने तुरंत उसे अपनी गोद में ले लिया और पल भर में ही बच्चा चुप हो गया। छोटे नन्हे हाथों से उसने गरिमा के दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया और गरिमा उसे देखकर मुस्कुराने लगी और शीतल से बोली, क्या तुम इसे गोद में नहीं लोगी? तभी शीतल ने कहा,
पहले पापा को दिखाओ भाभी। चंद्रप्रकाश जी अपने बेटे को देखकर उठ खड़े हुए, उसे बड़े प्यार से देखा और फिर उसे गोद में लेकर जोर जोर से रोने लगे। यह देखकर गरिमा और शीतल भी खुद को रोने से नहीं रोक पाए, लेकिन बच्चा अपने पिता की शरण में आकर चैन से सो गया। शाम के वक्त जब आकाश घर पहुंचा तो देखा घर पर कोई भी नहीं था। किसी को न पाकर उसका दिल अनजाने डर से कांप रहा था। फोन को चार्जिंग पर लगा ऑन किया तो देखकर हैरान था कि गरिमा की 10 मिस्ड कॉल थी। जैसे ही फोन लगाकर पूछने लगा, उसी समय उसके पिता चंद्रप्रकाश जी का फोन आया। आकाश, जो अभी तक अपने पिताजी से नाराजगी के कारण बात भी नहीं कर रहा था, परेशान और चिंतित होते हुए बोला, हेलो पिताजी, कहाँ हैं? सब ठीक तो है ना? माँ ठीक तो है ना? बेटा, हम यहाँ अस्पताल में हैं। तुम्हारी माँ की हालत कुछ ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, हमारी अलमारी के लॉकर में तुम्हारी माँ की सारी रिपोर्ट्स रखी हैं। तुम उन रिपोर्ट्स को लेकर जल्दी से यहाँ पहुँचो। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत पहुँचता हूँ। आकाश ने जल्दबाजी में माँ पिताजी की अलमारी खोली। खोलकर देखा लॉकर में बहुत से कागज पड़े थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था। हड़बड़ाहट में माँ की रिपोर्ट ढूंढते ढूंढते सारे कागज जमीन पर बिखर गए। तभी आकाश की नजर एक कागज पर पड़ी, जो शायद उसकी माँ की डायरी थी। आकाश ने उत्सुकतावश उस कागज को उठाया। उस पर जो लिखा था उसे पढ़कर आकाश की तो जैसे जान ही निकल गई। पन्ने पर लिखा था, कमला हमारे घर के सदस्य की तरह थी। न जाने उसकी किस्मत में इतने दुख क्यों लिखे थे। माँ बाप तो उसके पहले ही नहीं थे। कुछ महीने पहले पति की भी मृत्यु हो गई और आज वह खुद भी कैंसर की बीमारी से जंग हार गई। लेकिन जाने से पहले अपने 3 महीने के नन्हे से बेटे को हमारी गोद में डालकर चली गई। कैसे भूल सकती हूँ उसके आखिरी वह शब्द, मालकिन, आज तक आपने मुझ पर बड़े एहसान किए हैं, आज बस एक और एहसान कर दीजिए मुझ पर। अपना बच्चा आकाश मैं आपके हवाले किए जा रही हूँ, इसका ख्याल रखना। भगवान आपका भला करे। मैंने भी उसे वचन दिया था कि हम उसके बच्चे को अपना बच्चा समझकर पालेंगे और उसे यह तक पता नहीं लगने देंगे कि हम उसके माँ बाप नहीं हैं। उस कागज को पढ़कर आकाश पसीने तरबतर हो गया और धम्म से जमीन पर बैठ गया। जिन माँ बाप को आज तक मैं इतनी बातें सुनाता आया था, दरअसल वो दोनों तो मेरे माँ बाप थे ही नहीं, परंतु फिर भी उन्होंने इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया मुझे। यह बात सोच सोचकर आकाश की जैसे जान निकलती जा रही थी। लेकिन फिर उसे अचानक माँ की हालत और स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हुआ, तो खुद को संभालते हुए जल्दी से रिपोर्ट ढूंढकर अस्पताल के लिए निकला। जैसे ही वह अस्पताल पहुंचा तो देखा कि सभी डॉक्टर्स की टीम उसकी माँ का इलाज करने में जुटी थी। चंद्रप्रकाश जी बौखलाए हुए उसकी तरफ दौड़ पड़े और उसके गले लगकर रोने लगे। उसने पिताजी के आंसू पोंछे। उसी समय आकाश ने देखा कि एक नर्स दौड़ती हुई आ रही थी। उसका दिल घबराने लगा और कपकपाती आवाज में पूछा, सिस्टर क्या हुआ? माँ की हालत तो ठीक है ना? जी देखिए, शरीर में खून की बहुत ज़्यादा कमी होने के कारण पेशेंट की हालत अभी क्रिटिकल है। उन्हें चढ़ाने के लिए तुरंत ओ पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता है और अस्पताल में उसका स्टॉक खत्म हो चुका है। इस समय आकाश बोला, तो फिर क्या परेशानी है? मेरा भी ब्लड ओ ग्रुप है। आप जल्दी से मेरा ब्लड लेकर उन्हें चढ़ाने का इंतजाम कीजिए। जब आकाश ब्लड डोनेट करने केबिन से बाहर आया तो गरिमा के हाथों में नवजात को देखकर उसका दिल करुणा से भर आया। तभी गरिमा ने कहा, क्या इसे गोद में नहीं लेंगे? तभी उसने अपने हाथों से उठाया और आंसू भरी आंखों से उसे निहारने लगा। कुछ समय उसे लगातार यूं ही देखता रहा। थोड़ी देर के बाद जब उन्हें सुमन जी से मिलने की इजाज़त मिली तो गरिमा और आकाश माँ से मिलने के लिए गए। नन्हा आकाश के हाथों में था। आकाश को देखते ही सुमन जी के चेहरे पर एक मुस्कान और तसल्ली के भाव उभर आए। लेकिन आकाश अपनी माँ को देखते ही फूट फूट कर रो पड़ा और आत्मग्लानि भरे स्वर में माँ से बोला, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। सुमन जी ने बड़े प्यार से कहा, बेवकूफ़ लड़के, रो मत।
मैं तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना चाहती हूँ। फिर इशारे से आकाश और गरिमा को अपने पास बुलाया और उनके सिर पर प्यार भरा हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। फिर मुन्ने को चूमा और आकाश से बोली, मेरी वजह से तुमने अपना सम्मान खोया है। तुम्हारा गुस्सा मुझ पर है, लेकिन यह मासूम बच्चा तुम्हारा अपना ही है। इसके लिए कभी अपेक्षा मत करना। मैं इसे तुम्हारे पास छोड़े जा रही हूँ, इसका ध्यान रखना। लापरवाही मत करना, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। माँ की यह बात सुनकर आकाश का सीना कांप उठा। गरिमा, माँ यह क्या कह रही हैं? वे हमें छोड़कर कहाँ जाएंगी? माँ, इस बच्चे को मैं अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगा। आप चिंता मत कीजिए। अब यह आपका नहीं, मेरा बेटा है। लेकिन आप हमें छोड़कर जाने की बात नहीं करेंगी, समझी आप? उधर बाहर कुर्सी पर बैठे चंद्रप्रकाश जी स्वयं को लाचार महसूस कर रहे थे और शीतल उन्हें सहारा दे रही थी कि तभी आकाश पागलों की तरह केबिन से दौड़ता हुआ बाहर की ओर आया। चंद्रप्रकाश जी ने उसे पीछे से पुकारा, लेकिन उसने नहीं सुना। कुछ ही पलों में वह एक डॉक्टर के साथ लौटा। सभी उसके पीछे पीछे गए। डॉक्टर ने सुमन जी को चेक किया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा कि सुमन जी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। आकाश अपनी माँ के पास फर्श पर घुटनों पर बैठ गया, अपनी माँ के दोनों पैरों को हाथों से पकड़कर चूमने लगा और चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें फिर कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। तुम इस तरह हमें छोड़कर मत जाओ। कितनी अजीब बात है ना, जब कोई हमसे इतना बेहिंता प्यार करता है तो हम उसके प्यार को नहीं समझ पाते, उसकी उपेक्षा करते हैं। लेकिन जब वही शख्स चला जाता है तब हम उसके प्यार की गहराई को समझ पाते हैं। अंत में सुमन जी की मौत से जरूर हार गई, लेकिन उनका प्यार जीत गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।